अभी तक हम लोगों ने बहुत डिफरेंट चीज़ें पढ़ी, जैसे कि मैटर के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने कंसंट्रेशंस वगैरह के बारे में पढ़ा, और लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे कुछ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जब हमने मैटर के बारे में पढ़ा था तो हमने उसकी 3 स्टेट्स भी पढ़ी थी। लेकिन मैटर तो क्या है, अगर मैं एग्जाम्पल से समझूँ तो मैटर क्या है, एक वॉल है। और वॉल किससे मिलके बनती है? ईंटों से मिलके बनती है। यानी कि जैसे हम ईंटें जोड़ के एक वॉल का फॉर्मेशन करते हैं, एक दीवार का फॉर्मेशन करते हैं, वैसे ही हम कुछ पार्टिकल्स को जोड़ के मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। और वो पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो होते हैं एटम्स। तो हमारा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि व्हाट इज़ एन एटम, कि एक एटम क्या है। तो एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है, यानी किसी भी मैटर का सबसे छोटा और फंडामेंटल पार्टिकल है एटम। यानी उस एटम से मिलके ही वो एलिमेंट बना है। एटम के बारे में सबसे पहले हमारे इंडियन फिलोसोफर महर्षि कणाद ने बताया था 500 BC के आसपास। उन्होंने बात करी थी परमाणु की। किसकी बात करी थी? परमाणु की। परमाणु 2 वर्ड से मिलके बना है, परम अणु यानी सबसे छोटा पार्टिकल, जिसे बोला परमाणु यानी एटम। तो ये बात उन्होंने बहुत पहले करी थी। उसके बाद काफ़ी सालों बाद 1808 के अंदर जॉन डाल्टन ने अपनी एक थ्योरी दी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो उनकी थ्योरी की हम लोग कुछ मेन बातें जो उन्होंने कही वो पढ़ते हैं। डाल्टन ने भी वही बात कही कि मैटर जो है वो स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बना है, यानी ऐसे पार्टिकल्स जिन्हें आगे आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे पार्टिकल्स एटम्स कहलाते हैं, और उनसे मिलके एक मैटर का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करें एक ही एलिमेंट के एटम्स की, मान लो मेरा कार्बन एक एलिमेंट है। अब कार्बन के जितने भी एटम्स होंगे सबका मास और सबकी बाकी की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी हमेशा। लेकिन ये जो पोस्टुलेट था, ये पोस्टुलेट आफ्टर सम टाइम रॉन्ग प्रूफ हो गया जब हमें मिले आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ क्लोरीन को, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। ये क्लोरीन के ही 2 आइसोटोप्स हैं। क्लोरीन एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ, क्लोरीन एलिमेंट जो है वो इनसे मिलके बना है, यानी उसमें कुछ पार्ट क्लोरीन 35 का होगा, कुछ पार्ट क्लोरीन 37 का होगा। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इन दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है 17 एंड 17, लेकिन दोनों का ही एटॉमिक मास अलग अलग है। इसका है 35 और इसका है 37। इसका मतलब ये वाला जो पोस्टुलेट था डाल्टन का कि सेम एलिमेंट्स के एटम जो होते हैं उनका मास सेम होता है, ये रॉन्ग प्रूफ हो गया, क्योंकि क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 दोनों ही क्लोरीन एलिमेंट के एटम्स हैं, लेकिन इन दोनों का मास अलग अलग है। थर्ड पोस्टुलेट जो डाल्टन ने दिया वो दिया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंस इन सिंपल होल नंबर रेशियो। इसका मतलब कि अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम और ऑक्सीजन एलिमेंट का एटम, वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होंगे और कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। यानी कि मान लो मैं हाइड्रोजन एलिमेंट के लेती हूँ 2 एटम्स और ऑक्सीजन एलिमेंट का लेती हूँ 1 एटम, ठीक है। तो ये दोनों किस रेशियो में कंबाइन हुए? अगर मैं इनका मास का रेशियो देखूँ तो मैंने पहले भी बता रखा है कि इन दोनों के मास का रेशियो क्या होगा। हाइड्रोजन के 2 एटम्स का मास हो जाता है 2 ऑक्सीजन के 1 एटम का मास 16 यानी 1:8। एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। अगर हाइड्रोजन का मास 1 है तो ऑक्सीजन का 8 होगा। सिंपल होल नंबर रेशियो मतलब ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन का मास 1 है तो ऑक्सीजन का उसका 1.5 टाइम्स होगा या 1.4 टाइम्स होगा। पॉइंट में नहीं आ रहा, एक होल नंबर रेशियो में आ रहा है कि हाइड्रोजन का मास अगर 1 है तो ऑक्सीजन का उसका 8 टाइम ज़्यादा होगा। सिंपल था ये जानना। एग्जैक्टली यानी कि जब भी हमारे एटम्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं तो सिंपल होल नंबर के रेशियो में कंबाइन होते हैं। ये एक सिंपल होल नंबर का रेशियो है। सिंपल होल नंबर के रेशियो कैसे होते हैं? 1:2, 1:3,
1:5, ये सारे सिंपल होल नंबर रेशियोज़ होते हैं, यानी डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, ऐसा कभी नहीं होगा कि 1:1.5। दिस इज़ नॉट अ सिंपल होल नंबर रेशियो। तो एटम्स हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो के अंदर कंबाइन होते हैं और कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। H2O क्या है? कंपाउंड है। तो ये इसका एक और पोस्टुलेट था। डाल्टन का एक और पोस्टुलेट था कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स का मास भी अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट का एक एटम है और ऑक्सीजन एलिमेंट का एक एटम है, तो इन दोनों के मास अलग अलग होंगे। ऑफ कोर्स अलग अलग होते भी हैं, लेकिन ये वाला जो पोस्टुलेट था ये भी रॉन्ग प्रूफ हो गया जब हमें मिल गए हमारे आइसोबार्स। क्या मिल गए? आइसोबार्स। पहले क्या थे? ये आइसोटोप्स थे और अब मिले आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? बेसिकली आइसोबार्स होते हैं ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है? सेम होता है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ कैल्शियम। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 20 और उसका एटॉमिक मास होता है 40। वैसे ही अगर मैं एक ले लेती हूँ आर्गन, जो कि एक नोबल गैस है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 18 और एटॉमिक मास इसका भी होता है 40। तो ये कैल्शियम एलिमेंट का एटम है और ये आर्गन एलिमेंट का एटम है। दोनों अलग अलग एलिमेंट्स के एटम हैं, लेकिन दोनों का एटॉमिक मास क्या है? सेम है। इसका मतलब डाल्टन का ये जो पोस्टुलेट था ये भी रॉन्ग प्रूफ हो गया। इसी के साथ में डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी के अंदर जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे उनको भी सेटिस्फाई किया। इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एटम का साइज़ क्या होता है, यानी कि मैटर के अंदर जब हम लोग कोई भी मैटर, हम लोग एक गिलास पानी लेते हैं तो हमें उसके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स नज़र नहीं आते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एटम्स का जो साइज़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। इतना छोटा कि हम उसे आँखों से, डायरेक्ट आँखों से तो क्या, हम उसे माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से भी नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए हमारे पास में सिर्फ एक मेथड होता है, STM मेथड। कौन सा मेथड होता है? STM मेथड। इसकी फुल फॉर्म होती है स्कैनिंग, टनलिंग, माइक्रोस्कोपी। इसकी हेल्प से हम एक एटम को तो नहीं लेकिन एक एलिमेंट के सरफेस को देख सकते हैं जिसपे बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट हैं। तो इस मेथड की हेल्प से हम लोग एक एलिमेंट के सरफेस को तो देख सकते हैं, एटम को तो अभी हम नहीं देख सकते क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा होता है। कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर, जिसकी वैल्यू होती है 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल, जो कि बहुत छोटा साइज़ है। सोचो 0.000 10 0 लगा दो एंड देन 1, इतना छोटा साइज़ होता है एक एटम का। एक और पॉइंट जो हमारी केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं मान सकती हूँ, इसकी वजह से सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कि एटम्स आर अनस्टेबल। एटम्स जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं। और जो चीज़ अनस्टेबल होती है वो कभी भी नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं होती। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होने का क्या मतलब है? कि हमें नेचर में कभी भी एक सिंगल एटम नहीं मिलेगा। वो किस फॉर्म में मिलेगा? वो हमें मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगी। तो हमने क्या समझा कि एटम्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, लेकिन इनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि केमिस्ट्री इज़ फुल ऑफ एक्सेप्शंस। केमिस्ट्री के अंदर आपको हर जगह कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जो उस बात को रॉन्ग प्रूफ करेगी। तो एटम्स अनस्टेबल होते हैं, लेकिन नोबल गैस के एटम्स जो होते हैं, नोबल गैस कौन कौन सी होती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सारी नोबल गैसेस होती हैं। और इन नोबल गैसेस के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर लेते हैं। इसका मतलब वो स्टेबल होते हैं, वो अनस्टेबल नहीं होते। इसका कारण हम लोग आगे ज़रूर जानने वाले हैं। तो हमें समझ आया कि एटम्स अनस्टेबल होते हैं और वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रहते हैं। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स जब भी दो या दो से ज़्यादा, 2 और मोर एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो वो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एक एटम और
हाइड्रोजन का दूसरा एटम, दो एटम्स एक साथ कंबाइन हुए और उन्होंने बना दिया एक H2 मॉलिक्यूल। तो नेचर में हमें कभी भी H नहीं मिलेगा, हमें H2 मिलेगा, यानी हमें हाइड्रोजन का एक एटम नहीं मिलेगा कभी भी, हमें H2 मॉलिक्यूल मिलेगा, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल मिलेगा। तो जब भी दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन हो जाते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं एक बात बताऊं तो नेचर के अंदर इंडिपेंडेंटली मिलने वाला, कैसे मिलने वाला, इंडिपेंडेंटली मिलने वाला सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन है, वो है मॉलिक्यूल। सबसे छोटा पार्टिकल तो एटम है, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली नहीं मिलता नेचर में। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ कि इंडिपेंडेंटली हमें कौन सा पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल नेचर में मिल जाता है, वो होता है मॉलिक्यूल, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं नेचर के अंदर। न्यूट्रल का मतलब उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव हैं या मॉलिक्यूल्स नेगेटिव हैं, वो न्यूट्रल है, उनके ऊपर चार्ज ज़ीरो होता है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किसी भी सब्सटेंस की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बता देते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, ये मात्र एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं और ऑक्सीजन का एक एटम है। ये दोनों ने मिलकर क्या बनाया, एक मॉलिक्यूल बनाया। कैसे बनाया, ये ऑक्सीजन का एक एटम है, इसने कंबाइन हुआ ये हाइड्रोजन के दो एटम्स के साथ में, तो टोटल 3 एटम्स है। यानी इसका साइज़ भी बहुत ही छोटा होने वाला है क्योंकि सिर्फ 3 एटम्स हैं, एक एटम का साइज़ 1 एंगस्ट्रॉम, तो बहुत ही छोटा साइज़ है इसका भी। लेकिन इस एक मॉलिक्यूल की हेल्प से हम वाटर की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता लगा सकते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वाटर की बाकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो किस तरह रिएक्ट करता है, उसके अंदर किस टाइप का बॉन्ड होता है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम सिर्फ उसके एक मॉलिक्यूल के हेल्प से पता लगा सकते हैं। आई बात समझ में? तो मॉलिक्यूल्स बेसिकली किसी भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल है। एलिमेंट और कंपाउंड, इनका सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, उसे बोलते हैं मॉलिक्यूल। अब आ जाती है बात टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की। तो मॉलिक्यूल्स में बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और दूसरा होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, यानी एलिमेंट के मॉलिक्यूल। एलिमेंट बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिसमें एक ही टाइप का पार्टिकल प्रेजेंट होता है, वो एटम भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल कौन होते हैं, सारे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब सेम, यानी कि सेम एटम्स के मॉलिक्यूल्स, यानी दोनों जो एटम्स होंगे या तीनों जो एटम्स होंगे वो सेम होंगे। फॉर एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल क्या होगा, हाइड्रोजन एलिमेंट का मॉलिक्यूल होगा, जिसके अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट होंगे, दोनों सेम एटम्स हैं, हाइड्रोजन के ही एटम्स हैं, दोनों होमो एटॉमिक हो गया। या फिर O2 मॉलिक्यूल, जो कि क्या है, ऑक्सीजन एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर दोनों सेम ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट हैं। या क्लोरीन का मॉलिक्यूल, इसके अंदर दोनों क्लोरीन के एटम्स प्रेजेंट हैं। तो जितने भी सेम एटम्स वाले मॉलिक्यूल्स हैं, यानी N2 हो गया, जिसमें दोनों जो एटम्स हैं वो सेम हैं, ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। दूसरा है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। तो जितने भी हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। क्या होता है हेट्रो का मतलब, डिफरेंट, यानी कि ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स जिसमें एटम्स डिफरेंट होंगे, यानी कि जैसे H2O का मॉलिक्यूल, तो ये क्या है, ये वाटर कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एक ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है और 2 हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है, अलग अलग एटम्स प्रेजेंट हैं। वैसे ही NH3 अमोनिया, ये क्या है, अमोनिया कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एक नाइट्रोजन का एटम प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट हैं। तो ये हो गए मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, यानी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स। अब देखो हमने एटम समझ लिए, मॉलिक्यूल समझ लिए,
तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का कुछ मास तो होगा कुछ, तो वो अब हमें समझना है। यानी हम समझेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम, यानी एक एटम का मास। सोचो एटम कितना छोटा होता है साइज में, है ना, और हमें इस एटम का मास निकालना है। तो एक मैं एग्जांपल लेती हूँ कि जब भी हम लोग सब्ज़ी खरीदने के लिए जाते हैं, है ना, और हम बाय चांस बोलते हैं सब्ज़ी वाले से कि मुझे चाहिए 1 किलो भिंडी, मान लो, है ना, तो वो क्या करता है, वो तराजू के एक साइड पे डालता है भिंडी और दूसरे साइड पे रख देता है 1 किलो का वेट, है ना। और जैसे ही दोनों तराजू के पलड़े बराबर आ जाते हैं, इसका मतलब उस पलड़े के अंदर क्या है, 1 किलो भिंडी है। यानी कि वो क्या करता है, वो बेसिकली कंपेयर करता है भिंडी के मास को, कंपेयर करता है उसके 1 किलो वेट के मास के साथ में। और जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तब वो कहता है कि ये लो आपकी 1 किलो भिंडी। तो हम क्या करते हैं, तो हम एक एटम का मास निकालने के लिए भी उसको कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर पहले बहुत सारी चीज़ों के साथ किया गया, हाइड्रोजन के एटम के साथ भी कंपेयर किया गया, हाइड्रोजन के मास के साथ में, ऑक्सीजन के मास के साथ में। लेकिन सबसे सही और अभी हम लोग जो मानते हैं वो है C12 आइसोटोप के साथ में। यानी कि एक एटम का मास C12 आइसोटोप के एक एटम के मास का 1/12 होता है। मतलब कि मुझे मान लो एक एटम का मास निकालना है, तो मैं C12 एलिमेंट जो है, यानी C12 जो है, उसके एक एटम का मास लूँगी और उसे डिवाइड कर दूँगी 12 से, तो वो हो जाएगा एक एटम का मास, जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, AMU। आई बात समझ में? तो इसकी हेल्प से हम लोगों ने काफ़ी सारे एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स के हम लोगों ने एटॉमिक मास निकाल लिए। ये U है इसकी यूनिट। एटॉमिक मास को लिखने के लिए हम लोग U का यूज़ करते हैं, हम ग्राम या फिर किलोग्राम इनका यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं U, जिसका मतलब होता है यूनिफाइड मास। ये होती है बेसिकली एटॉमिक मास की यूनिट। तो समझ आया कि एटॉमिक मास क्या होता है। C12 आइसोटोप के एक एटम के मास का 1/12 होता है एटॉमिक मास, जिसे बेसिकली एटॉमिक मास यूनिट भी बोलते हैं। हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1.008 U, हीलियम का 4.00 U, लिथियम का 6.94 U, कार्बन के एक एटम का मास 12.01 U, एल्यूमिनियम के 26.93 U, सोडियम के 23 U, पोटेशियम के 39.14 U, कैल्शियम का होता है 40.08 U, बोरोन का 10.81 U, क्लोरीन का 35.45 U, फ्लोरीन का 19 U, ऑक्सीजन का 16 U और नाइट्रोजन का 14 U। आई बात समझ में? आप समझेंगे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एक मॉलिक्यूल का मास। तो एक मॉलिक्यूल मैं ले लेती हूँ H2O। H2O है ये, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम प्रेजेंट है। तो H2O मेरा क्या है, एक मॉलिक्यूल है ना। और अब मुझे इस मॉलिक्यूल का मास निकालना है। तो मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए हम बेसिकली उसमें प्रेजेंट एटम्स के मास को ऐड कर लेते हैं। कैसे करते हैं? हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 और कितने एटम प्रेजेंट है? 2 एटम प्रेजेंट है। तो मल्टीप्लाई किससे कर दूंगी मैं? 2 से। प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16, तो ये कितना हो गया? 2 + 16 यानी कि 18 U। आई बात समझ में? इसका मतलब H2O के एक मॉलिक्यूल का, यानी पानी के एक मॉलिक्यूल का मास होता है 18 U, यानी वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 U। ऐसे एक और निकालते हैं, चलो हम लोग निकालते हैं CO2 का मास। तो कार्बन के एक एटम का मास 12 प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 और कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 2 एटम्स। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 2 से, कितना हो गया? 12 + 32 कितना हो गया? 44 U। यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 44 U। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।